नेक्स्ट क्वेश्चन है की फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज, की फैक्टर को हम और क्या कहते हैं? तो की फैक्टर के जो वेरिएंट्स होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर, गवर्निंग फैक्टर्स, प्रिंसिपल फैक्टर, ये सारे होते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए बेसिकली जो की फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, वो लिमिट होता है पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर टाइम में, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की लिमिट रखता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो एक्चुअली ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं की फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे लिमिटिंग, गवर्निंग, प्रिंसिपल फैक्टर ये सारे उसी के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In responsibility accounting system, budget are prepared, actual performance is recorded, performance is reported, या all of the above. So answer will be what? Option number D, all of the above. हम बजट प्रिपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, सब काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एम्फसाइज ऑन कॉस्ट कंट्रोल, तो इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कॉस्ट को कंट्रोल करने पे ज़्यादा फोकस करता है? तो आंसर विल बी व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने पे फोकस करता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, कंट्रोल करना मीन्स व्हाट कि कहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ पे नहीं है। हमको लग रहा है कि भाई हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है, अगर कॉस्ट ज़्यादा जाएगी तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा चली जाएगी, तो मार्केट में एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो कॉस्ट को कंट्रोल कि भाई ये डिपार्टमेंट हमारा ज़्यादा खर्चा करा रहा है, इस पे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे कॉस्ट को कम किया जाए। इस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई हैं या इस मटेरियल में हमारा ज़्यादा खर्चा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना ये होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना कि हम कॉस्ट को कम कर दे रहे हैं, तो दोनों अलग बातें होती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस बेसिकली कॉस्ट होती है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनांस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो फिनांस डिपार्टमेंट होता है वो कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर, एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, या ऑल ऑफ द अबव? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फिनांस मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरा मनी से रिलेटेड है। अब वो मनी खर्चे के लिए हो रही है, आपको प्रॉफिट कमा रही है, इनकम का हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का हो रहा है, वो सब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। सो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? ठीक है, तो पहले तो हम समझें कि कौन सा है, तो जो हैं वो तो आंसर ऑप्शन नहीं होंगे, आपको नॉट पे ध्यान देना कि नहीं है वो एडवांटेज। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बिल्कुल होगी। इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देता है, बिल्कुल सही बात है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करने वाला है, बिल्कुल सही है। नो अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेदारी ही नहीं होगी आपकी, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी, गलती हो गई हम अकाउंटेबल नहीं है, कोई और अकाउंटेबल होगा, तो कोई अकाउंटेबल ही नहीं है कि ये काम आपने किया, इसकी गलती की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप ये बताइए कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है और उसमें अकाउंटेबिलिटी ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब ये इसका फीचर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस, तो और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को हम किस में डिवाइड करेंगे? तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। की फैक्टर इज वन विच रेस्ट्रिक्ट, तो की फैक्टर वो होता है जो रेस्ट्रिक्ट करता है। किसको रेस्ट्रिक्ट करता है? सेल्स को, परचेज को, किसकी? वॉल्यूम को। आंसर विल बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हमने पहले ही बताया कि ये क्या करता है? लिमिट लगाता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में कि कितना आउटपुट बनेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मतलब 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, कितना आउटपुट बनने वाला है उसमें लिमिट सेट करता है, दैट इज की फैक्टर। तो रेस्ट्रिक्ट किसको करेगा? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जो हम क्लासीफाई कर देते हैं कि भाई ये खर्चा फिक्स्ड है, ये खर्चा वेरिएबल है, तो ये किस तरह के बजट के लिए हेल्पफुल होगा? मास्टर बजट, फ्लैक्सिबल बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट, किस तरह के बजट के लिए हेल्पफुल होगा? तो आंसर विल बी व्हाट? फ्लैक्सिबल बजट। देखिए मास्टर बजट के बारे में भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो मास्टर बजट होता क्या है? क्वेश्चन में बहुत ऐसे नॉर्मली पूछते हैं कि समरी बजट किसको कहते हैं, तो बेसिकली जो समरी बजट होता है ना वो मास्टर बजट होता है। तो समरी ऑफ द बजट इज कॉल्ड मास्टर बजट, या कंसोलिडेटेड ऑफ समरी ऑफ फंक्शनल बजट, कंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड समरी ऑफ व्हाट? फंक्शनल बजट को भी हम मास्टर बजट भी कहते हैं।
ठीक है। तो मास्टर बजट मतलब जैसे तुम्हारा पीएल बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड बैलेंस शीट, ये सब किसका पार्ट बनते हैं? ये सब के सब मास्टर बजट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका मास्टर बजट हो गया है, याद रखिएगा क्योंकि मास्टर बजट से भी एमसीक्यू बहुत फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबल बजट। तो जो आपका फ्लैक्सिबल बजट है हम वहाँ पे देखते हैं ना, क्योंकि ये क्या होता है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अगर चेंज होना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन का मतलब समझिएगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना ले या खरीद लें, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो हम पेन ही बना रहे हैं, तो पेन बनाते हैं तो पेन का एक स्ट्रक्चर होता है और अंदर रिफिल लगती है। तो सपोज़ हम सोच रहे हैं कि ये जो रिफिल में इंक लग रही है ना, ये सारी इंक हम आउटसोर्स कर लें या इंक को अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कर लें। तो मेक करें मतलब इंक को बना लें, या इंक को बाय करें, इंक को परचेज कर लें, उसके बाद इंक को रिफ़िल करके और पूरा पेन तैयार कर लें। तो इस तरह का जो हमें डिसीज़न लेना होता है कि हम किसी चीज़ को बनाएं अपने यहाँ, उसको ख़रीद लें, तो इट इज़ प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर हमको ये डिसीज़न लेना है तो ख़रीदना, हम बाहर से ख़रीदना चाहते हैं, तो बाहर से ख़रीदने का जो डिसीज़न होता है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कब, जबकि सप्लायर्स प्राइस इज़ बिलो द फर्म्स ओन। जब सप्लायर जो मतलब जिससे हम खरीदने वाले हैं उसकी जो प्राइस है वो कम हो, हमारी किस चीज़ से, हमारे फिक्स कॉस्ट से, हमारे वेरिएबल कॉस्ट से, हमारे टोटल कॉस्ट से, हमारे प्राइम कॉस्ट से। तो बिना सोचे समझे आप फटाक से टोटल कॉस्ट लगा देंगे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप जो फिक्स खर्चा है ना वो तो होगा, आप बनाओ या ना बनाओ, आप मेक करो या बाय करो, अब वो खर्चे फिक्स खर्चे तो होने हैं। इसका मतलब जब हम उसको कंसिडर करने जा रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए वेरिएबल खर्चों पे। तो सप्लायर की प्राइस और मेरा वेरिएबल खर्चा जो इसलिए होगा क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, उससे कंपैरिजन करना हमारे लिए ईजी होता है। मतलब हम बनाएंगे तो हमारा ये खर्चा होगा, हम नहीं बनाएंगे तो हमारा ये खर्चा नहीं होगा, वो तो वेरिएबल ही हुआ ना, फिक्स तो होना ही होना है। तो फिक्स को हम कभी कंसिडर नहीं करेंगे, वेरिएबल खर्चे को कंसिडर करेंगे। तो जब सप्लायर की प्राइस हमारे वेरिएबल खर्चे से कम होगी तो हमारे लिए वो खरीदना प्रॉफिटेबल होगा। तो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक कॉस्ट आर। देखिए बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, बहुत तरीके के कॉस्ट हैं। तो और इनसे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, तो प्लीज़ कॉस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, ऐसा खर्चा जो हो चुका है, अब उस कॉस्ट को आप रिकवर नहीं कर सकते हो। जो खर्चा हो चुका उसकी रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको कंसीडर करना क्या फ़ायदे में होता है, वो आपके डिसीजन में कोई हेल्प करेगा? तो रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग या नॉट रिलेवेंट? सो आंसर विल बी व्हाट, नॉट रिलेवेंट। क्योंकि जो खर्चा हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको फिर हम क्यों कंसीडर करें, वो हमारे डिसीजन लेने में किसी तरीके से भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल कॉस्ट इज़ दी। एबनॉर्मल खर्चा क्या है? जो नॉर्मल नहीं है, मतलब कि ऐसा खर्चा जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होना था और हो गया। तो कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट में अगर 2 लाख प्रोडक्ट बना रहे हो तो 2 लाख प्रोडक्ट में ये खर्चा इतना ही खर्चा होता, पर कोई खर्चा ऐसा जो नॉर्मली नहीं होता लेकिन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफर इन दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर। तो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एक्सटेंडेड हो गया आपका, तो वो डिफ़र है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में किस सेंस में? तो आंसर हो जाएगा यूजिंग वॉट एवर मैथड्स द कंपनी फाइंड्स बेनिफिशियल, उन सभी के अकॉर्डिंग ये आपका प्रिपेयर्ड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डैश बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। तो अनकंट्रोलेबल
ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, उनका कोई भी एक्शन उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? अनकंट्रोलेबल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर। तो कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं? तो देखिए बेसिकली 3 ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मटेरियल जिन जिन चीज़ों से वो बनता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है। लेबर, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो। एक्सपेंस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। अब देखो एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर दे, मान लो आप एक पेन बना रहे हो, तो पेन बनाने में जो रिफिल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है? ये सब दिख रहा है आपको कि अगर ये नहीं रहा तो आपका ये पेन तैयार नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। पर उसी के साथ आपको मान लीजिए इसमें कुछ नट लगाना पड़ रहा है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें आपको उसको असेंबल करने के लिए ग्लू लगाना पड़ रहा है, या इस तरह से कुछ आपको अटैच करना पड़ रहा है उसको असेंबल करने के लिए, तो वो भी मटेरियल उसमें लग रहा है। ग्लू वगैरह हो गया, कोई स्पेयर पार्ट्स हो गया, तो वो सब क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे। ठीक है। लेबर, जो लोग मिलके उसको बना रहे हैं, जिनके जो उस पेन को बना रहे हैं, रिफिल बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वो डायरेक्ट लेबर हो गए। लेकिन उस प्रोडक्ट को लिए मटेरियल जो लेके आ रहे हैं, गोदाउन में जो रखवा रहे हैं, जो प्यून उसकी उसको देख रहा है ना, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आपके इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। उनको जो भी चार्जेस दिया जाएगा वो इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह के खर्चे होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के खर्चे होते हैं। इन सबको जब आप लेते हो ना, तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट तैयार होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड रिफर्स टू। हमने बहुत पहले ही, मतलब इसके पहले जो हमने आपसे वीडियो डिस्कस किया उसमें ही हमने बताया कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है? सारे डायरेक्ट खर्चे। ओवरहेड क्या होता है? सारे इनडायरेक्ट खर्चे। तो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड व्हाट? ओवरहेड, राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, a budget which is prepared in a manner so as to give the budgeted cost for any level of activity is known as। तो ऐसा बजट जो तैयार किया जाता है इस तरीके से कि किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो और आपका बजटेड कॉस्ट बिल्कुल सही जाए, तो वो आपका कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो फ्लैक्सिबल बजट ही हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि फ्लैक्सिबल बजट आपका फिक्स्ड और वेरिएबल को बांट देता है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओगे तो तुम खुद ही समझ जाओ कि फिक्स तो होना है, वेरिएबल और बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, आपको कौन सा बजट है जो हर तरीके से तैयार करता है, तो दैट इज़ व्हाट? फ्लैक्सिबल बजट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, व्हेन द सेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम ₹40,000 टू 6,000, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दैट विल बी 60,000, है ना। तो अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है 40,000 से 60,000 तक, तो पहले 40,000 थी, अभी इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 60,000। एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय, ध्यान दीजिएगा, पहले दिया 40 टू 60,000, तो 40 से क्या हो गई? 60 हो गई। प्रॉफिट को कैसे बता रहा है? प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय, प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुई है? 5,000। पहले कुछ रही होगी और अब 5,000 को और इंक्रीज हो गई। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए कि 30,000 थी और अब हो गई 35,000, है ना। तो 5,000 से प्रॉफिट इंक्रीज कर गई। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय ₹5,000 और सेल्स 40 टू 60 हो गया। और पीवी रेशियो आपको बताना है। देखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? आपका टोटल, तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में? सेल्स। तो प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशियो मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अब प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब रियल प्रॉफिट, मतलब बचत वाला, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हो ना, तो यही तुम्हारी बचत है, क्योंकि फिक्स तो होना ही है भाई, फिक्स के बारे में बात ही नहीं करो। तो कहा गया, क्या गया? प्रॉफिट डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। क्लियर है? तो कह रहा है कि आपको बताना है कि पीवी रेशियो कितना होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन और डिवाइड बाय सेल्स आपको निकालना है। तो देखो, सेल्स तो तुम्हें पता है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होता है कि दो सेल दी है, 40 और 60 दी है, और प्रॉफिट में हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा वाला है। अब यहाँ पे कुछ तो कंट्रीब्यूशन के लिए दिया नहीं था, तो हम इसी प्रॉफिट को मान लेंगे, ठीक है, कि यही कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों दिया होगा तो हम क्या लेंगे? कंट्रीब्यूशन लेंगे।
ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका 5000 दे रहा है, प्रॉफिट का एक फिगर दे रहा है, कंट्रीब्यूशन का दे रहा है। तो इस तरह के पीवी रेशियो में कैसे निकालते, चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो देखिए कितना चेंज आया प्रॉफिट में, 5000 से चेंज आया, तो 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितना चेंज आया, पहले 40 था अभी 60 हो गया, 20,000 से चेंज हुआ है, तो 5000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, या चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में चेंज से लगाएंगे, तो 5000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर विल बी वोट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25%। ठीक है, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो जो ये प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, वो किसके लिए बेस्ट सूट होती है, तो देखिए मेथड ऑफ कॉस्टिंग या सिस्टम ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, एक होता है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। जो स्पेसिफिक होता है ना, तो स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्डर देके, जैसे जॉब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गई, टारगेट कॉस्टिंग हो गई, ये पर्टिकुलर छोटे छोटे जो आपके सामने आया उसी के हिसाब से हो गया। और कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग में क्या हो जाता है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिटी आउटपुट कॉस्टिंग, सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कंपोजिट, ये सब क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम कहाँ पे बेस्ट सूट होगी, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ एक प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है वो कैसे तैयार है, कई प्रोसेस से होके होता है, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 1 में जब आपने इनपुट डाला और आउटपुट आया ना, तो वो जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 में एज अ इनपुट जाएगा, फिर वहाँ पे वो काम हुआ, फिर आउटपुट निकला। अब ये आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये आउटपुट अगेन किसी प्रोसेस में जा रहा है, तो फिर किसी प्रोसेस में जा रहा है, तो अभी जो गया तो अब आपका फाइनल आउटपुट आया। इसका मतलब वो कई प्रोसेस में, एक मतलब दो से ज़्यादा के प्रोसेस में वो क्रॉस करता है और फिर आपका फाइनल आउटपुट आता है, तो हम उसे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है, हर प्रोसेस के लिए उसका कैलकुलेशन कॉस्ट का अलग होगा, प्रोसेस 1 के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करिए, तो इस हिसाब से सब इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस तरह की इंडस्ट्री में ये बेस्ट सूट होगी, तो इंडस्ट्रीज़ वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे हम जॉब कॉस्टिंग को लेके चले जाएंगे। जॉब कॉस्ट जैसे मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे फिटिंग का काम हो गया, प्लम्बरिंग का काम हो गया, है ना, ये सब वहाँ पे आ जाता है। इंडस्ट्रीज़ वेयर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ एक ही तरीके का प्रोडक्ट कंटिन्यू बेसिस पे बनने जा रहा हो। यस, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे इस तरह की इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, इस सब जगह पे क्या चलता है आपका, इन सब जगह पे प्रोसेस कॉस्टिंग चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिजनेस इज लाइकली टू अडॉप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। किस तरह का बिजनेस प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, प्लान, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को करती हैं, जैसे बिल्डिंग बनवाना है, हाउस बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जाती हैं, या अगर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से हैं तो जैसे गवर्नमेंट्स के रोड वगैरह को बिल्ड करवाती है तो टारगेट कॉस्टिंग में जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुगर रिफाइनिंग यूनिट्स, या ये कहाँ पे जाएगा, शुगर रिफाइनिंग, ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करेगा। ऑयल रिफाइनरी, शुगर रिफाइनरी, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, ये सब यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस दिया ना कि पेपर इंडस्ट्री दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट आर, वो कॉस्ट बताइए जो कि रिलेवेंट हो, है ना, आपकी काम की हो। तो ऐसा खर्चा जो अनअवॉइडेबल हो, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, फ्यूचर से हो, और मेजर्ड बाय कैश, आप उसको कैश में मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हमेशा रिलेवेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना उसका खर्चा, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या वो रिलेवेंट होती है, बिल्कुल रिलेवेंट होती है। हम कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर हमने यहाँ पैसा नहीं इन्वेस्ट किया तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है और वो उसमें कितना खर्चा है, वो कैसा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रिलेवेंट होती है। नॉन कैश कॉस्ट और ऑलवेज रिलेवेंट,
तो नॉन कैश कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश का कोई आउटले नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन कैश कॉस्ट। तो क्या वो रिलेवेंट होती है? तो देखिए जैसे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन में रियली में क्या कोई कैश जाती है नहीं, हम बस डेप्रिसिएशन के नाम पे प्रोविजनिंग करके रख देते हैं और एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो ये कैसा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश, तो ये रिलेवेंट नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बेसिकली नहीं है। कमिटेड कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट। कमिटेड कॉस्ट होती क्या है? ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी हो चुकी होती है और आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, उस तरह के खर्चों को हम कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। तो क्या ये रिलेवेंट है? नहीं रिलेवेंट है। डिसीजन लेने में कहाँ पे रिलेवेंट है? संक कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट। संक कॉस्ट भी वही होती है जो ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट होती है। तो ऐसा खर्चा जो हो चुका है हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के खर्चे हमारे लिए कहाँ रिलेवेंट है? क्योंकि हम ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डिसीजन ले सकें, तो ये सब डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करते हैं। तो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉस्ट नॉट रिलेवेंट टू डिसाइडिंग वेदर टू परचेज अ न्यू मशीन इज। तो ऐसा खर्चा जो हमें रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि हम नई मशीन परचेस करें कि नहीं। तो अगर आप नई मशीन परचेस करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे? किस तरह के खर्चे को? द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, आप नई मशीन खरीदने जा रहे हो उसकी कॉस्ट को ध्यान नहीं दोगे? बिल्कुल ध्यान दोगे, मतलब ये रिलेवेंट है। आपको बताना है कि नॉट रिलेवेंट, ठीक है। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द न्यू मशीन, आप ये नहीं पता करोगे कि जो नई मशीन खरीद रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा लगेगा? बिल्कुल पता करोगे, तो ये रिलेवेंट खर्चा है आपके लिए। द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड मशीन, पुरानी जो मशीन है उसका खर्चा कितना है? आप जब नई मशीन परचेस करने जा रहे हो तो आप नई मशीन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लोगे ना। एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग न्यू मशीन, जो नई मशीन तुम खरीदने जा रहे हो उसके लिए क्या किसी को एडिशनली ट्रेंड करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे मशीन ऑपरेट होगी, उसके लिए कुछ खर्चा आएगा? बिल्कुल, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो परचेज जब आप नई मशीन करने जाते हो तो आप सबको कंसिडर करोगे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट व्हेन कंसीडरिंग द क्लोजर ऑफ अ डिपार्टमेंट विद इन अ फैक्ट्री। तो अगर कोई डिपार्टमेंट फैक्ट्री के अंदर क्लोज हो रहा है तो किस तरह के कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे? तो आंसर विल बी व्हाट? फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स नेचर के इनडायरेक्ट खर्चों को, क्योंकि वो आपका होना ही था, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ प्रोडक्शन मिक्स डिसीजन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर इन ऑर्डर टू ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन मिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ अ स्कैर्स रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कि आपका जो पर यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फुल कॉस्ट सेल्स प्लस सेल्स प्राइसिंग रिलेटेड टू रेंज ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट। तो बताना कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है, फुल कॉस्ट प्लस सेल्स प्राइसिंग मेथड का किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की रेंजिंग में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल, फिक्स्ड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है refers to changes in total cost that occurs due to change in volume of production or sales, product system, product mix or from the adoption of alternative course of action। तो कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो मतलब अल्टरनेटिव जो आपका प्रोडक्शन होने वाला है, प्रोडक्ट मिक्स है, उसकी कॉस्ट को कंसिडर करके होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है अगर आप अल्टरनेटिव को भी कंसिडर करते हो तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं। वही मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट को कहते हैं, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, सबको कंसिडर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्टेनिंग टू द डिफरेंशियल कॉस्ट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर डिफरेंशियल कॉस्ट सिस्टम को आप कंसिडर कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि डिफरेंशियल कॉस्ट प्लस डिफरेंशियल इनकम शोज नेट लॉस और नेट इनकम। येस, नेट ही बताएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल क्या डिफरेंस है, आपका नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो था तो उसमें डिफरेंस से ही आपका डिफरेंशियल कॉस्ट आता है। तो ये इनकम और कॉस्ट के बेसिस पे अगर इसको करें तो नेट लॉस और नेट इनकम बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऐसा है? तो आप एक ऑप्शन आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल कॉस्ट इज एसरटेन बाई कंपेयरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो डिफरेंशियल कॉस्ट को हम एसरटेन करते हैं कैसे? जितने भी अल्टरनेटिव है ना उनकी टोटल कॉस्ट को कंपेयर करके।
तो क्या अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी देखिए। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, डिफरेंशियल कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंशियल इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एवरी टाइम। तो डिफरेंशियल कॉस्ट को हम कैसे रिलेट करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो हर टाइम पे, उसमें डिफरेंशियल्स को आप पूरे टाइम कैलकुलेट करो और उसके बेसिस पे आप डिफरेंशियल कॉस्ट को कंसिडर करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ओनली बी इज द राइट। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट के बेसिस पे जो बात सबसे सही है वो क्या है कि डिफरेंशियल कॉस्ट में हम जितने भी अल्टरनेटिव है ना सबकी टोटल कॉस्ट कर लेते हैं और फिर हम डिफरेंस देखते हैं, और जो डिफरेंस देते हैं वो इंक्रीमेंटल होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टरनेटिव विच शोज डैश difference between the incremental revenue and the differential cost is one considered to be best choice of selection। तो अगर आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो कैसे करोगे, तो बट ऑब्वियसली बात है जो अल्टरनेटिव क्या शो कर रही होगी आपकी मैक्सिमम डिफरेंस किस चीज़ के बीच में, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट के बीच में, हम उसको क्या करेंगे अपने लिए कंसिडर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड हम कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हम बेसिक को भी नहीं करते, नॉर्मल को भी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम्स। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड लेबर टाइम्स इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर स्पेसिफाइड प्रोसेस। तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम हमें बताता है कि कितना स्पेसिफाइड प्रोसेस के लिए कितना आवर्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, कि ये बात सही है। नेक्स्ट है इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विथ नो एडजस्टमेंट मेड फॉर टाइम एंड मोशन स्टडी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टैंडर्ड लेबर टाइम हमें बताता है कि पर्टिकुलर काम को करने के लिए या पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना लेबर आवर की आवश्यकता है, मैक्सिमम टाइम आपको बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डिटरमाइनिंग मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स अ प्रॉपर कंसिडरेशन शुड बी असाइंड टू। तो मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करते हुए प्रॉपर कंसिडरेशन हम किस चीज़ को साइन करते हैं, तो नॉर्मल मटेरियल वेस्टेज को करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। इनमें से कौन सा नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के बारे में सही नहीं है। तो देखिए नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आर मेंट टू स्मूथ आउट फ्लैक्चुएशन कॉज बाय साइक्लिकल एंड सीजनल चेंजेस, बिल्कुल सही है। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स कैन बी अप्लाइड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है। In establishing normal standards, allowance is given to a normal fatigue and breaks and normal waste and scrap, ये भी सही है। So answer will be none of the above। ठीक है, so I hope आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।